हेलो एवरीवन, वेलकम टू विक्रमास। और फ्रेंड्स, अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एमसीक्यू सीरीज जो कि हम लोगों ने शुरू किया था, उसका 9वें अंक को आज हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि हम आज पढ़ेंगे आर्ट एंड कल्चर के अलग अलग क्वेश्चंस को और उसके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन को, जिसके जरिए कि हमारे जो क्वेश्चंस हैं उसके कॉन्सेप्ट के साथ हमारा क्वेश्चन भी सही होता जाए और कॉन्सेप्ट के साथ साथ कुछ कुछ फैक्ट्स भी हमें देखने को मिले। दोस्तों, जैसा कि मैं पहले ही बोल चुका और फिर से मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ कि इस सीरीज में जो क्वेश्चंस रखे गए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस यूपीएससी के स्टैंडर्ड को मैच करते हैं। उसी के साथ साथ बदलते हुए पैटर्न पे, जिस तरीके से अपने यूपीएससी ने अपने क्वेश्चन पूछने के तरीके को बदला है, उस बदले हुए पैटर्न पे इस क्वेश्चन को रखा गया। जैसे कि आप अगर आगे के वीडियोस को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हिस्ट्री पॉलिटी के बाद आज हम बात करेंगे आर्ट एंड कल्चर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है, इसमें लिटिल बिट फैक्चुअली मिस्टेक है, तो हम इस वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द भक्ति लिटरेचर। अब देखिए, जब भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुआ था इंडिया में, तो उस वक्त का जो भक्ति का जो लिटरेचर था, उसमें उससे आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए। इन 3 स्टेटमेंट से आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है या फिर कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। चलिए, ज्ञानेश्वर जो थे वो मराठी पोएट थे। भक्ति एरा के मराठी पोएट थे ज्ञानेश्वर। क्या ये सही है? वहीं दूसरी ओर तुकाराम वॉज अ कंटेम्पररी ऑफ ज्ञानेश्वर। तुकाराम जो थे एक सेंट थे। वो क्या थे? ज्ञानेश्वर के कंटेम्पररी थे और उन्होंने बहुत सारे प्रोज लिखे हैं गुजराती में। उनमें अगर आप एकनाथ की बात करूं तो पोएटिक नैरेटिव्स और डिवोशनल इन्होंने बहुत सारे अपभंग्स लिखे हैं। तो बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है या फिर कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट। चलिए आगे बढ़ते इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट, यानी कि ओनली 2। और अगर मैं बात करूं कि इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो स्टेटमेंट 2 इज द इनकरेक्ट। अगर मैं स्टेटमेंट 2 की बात करूं तो तुकाराम वाज अ कंटेम्पररी ऑफ ज्ञानेश्वर एंड हु रोट द भक्ति इन गुजराती। ना ही कि गुजराती में उन्होंने नहीं लिखा था, बल्कि उन्होंने लिखा था मराठी में। तो चलिए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को, जहां से भी और हमें बहुत सी क्लैरिटी जानने को मिलेगी। तो ज्ञानेश्वर जी जो थे 1275 एडी में इनका जन्म हुआ था। इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट भक्ति पोएट। बहुत ही प्रोमिनेंट भक्ति पोएट थे। कहाँ के? मराठी के। इन हिज टीन्स, अपने टीनेज में ही, जबकि इनका 21 ईयर्स की एज में देहांत हो गया था। तो होता है ना कि जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। तो ही बिकम्स अ फेमस हिज पोएटिक कंट्रीब्यूशन टू भक्ति एंड विष्णु जी, जिसको कि वहां पे विठल के नाम से भी जानते हैं। एकनाथ जी ने लिखा था शॉर्ट पोएटिक नैरेटिव्स एंड डिवोशनल्स ऑफ भंग्स। एंड आफ्टर हिम इट वाज तुकाराम, जो कि लिखते हैं सॉन्ग महाराष्ट्र में और मराठी भाषा में, ना कि गुजराती में। चलिए अगर हम बात करें, फिर से आपके सामने 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। इसमें से आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा करेक्ट है या फिर कौन सा इनकरेक्ट है। देखिए, जैसा कि यूपीएससी पूछता है अपने अलग अलग एग्जाम में, जैसा कि पिछले 2 वर्षों से देखा गया है कि उसने अपने पैटर्न में चेंजेस किए हैं। तो इसमें देखते हैं कि उसमें ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है कि करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है। तो गंधर्व जो वेद है वो किससे रिलेटेड है? म्यूजिक से। और इसको उपवेद कहा जाता है। कहाँ का? अथर्ववेद का। वही बात करूं, जैमिनी ब्रह्मणा जो स्पीक्स करता है किसके बारे में? डांस एंड म्यूजिक के बारे में। जैमिनी ने जो लिखा है डांस और म्यूजिक के बारे में लिखा है। वहीं अगर मैं अत्रेय अरंक्या की बात करूं, अरण्यक की बात करूं, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिस्कस करता है। द फर्स्ट रेफरेंस टू द म्यूजिकल थ्योरी वाज डिस्कस्ड इन द भरत नाट्य शास्त्र। जो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा है, उसमें सबसे पहले हम लोगों को देखने को मिलता है क्या? म्यूजिकल थ्योरी, जो कि डिस्कस किया गया है भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है या फिर कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। अगर हम देखें तो स्टेटमेंट 1 जो है वो इनकरेक्ट है। अगर हम बात करें तो इसमें से ये इनकरेक्ट है, बाकी सारे क्या है? करेक्ट हैं। तो पहले मैं पेन का कलर चेंज कर लूं। हाँ, तो गंधर्व वेद जो है रिलेटेड विथ म्यूजिक एंड उपवेदा ऑफ अथर्ववेदा, ये गलत है, रॉन्ग स्टेटमेंट। बाकी सारे स्टेटमेंट जो है राइट स्टेटमेंट है। तो आप इसको याद रखेंगे। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र भी आप याद रखेंगे। तो चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। अगर मैं एक्सप्लेनेशन की बात करूं तो साइंस ऑफ म्यूजिक कॉल्ड द गंधर्व वेद इज एन उपवेद ऑफ सामवेद, ना कि अथर्ववेद। देखिए, ऐसी मतलब छोटे छोटे जो फैक्ट्स है ना, उसको बदल कर यूपीएससी आपको कंफ्यूज कर देता है और आपसे गलतियां करवाता है। तो गंधर्व वेद को क्या कहा जाता? उपवेद है किसका? सामवेद का। और ये साइंस ऑफ म्यूजिक कहा जाता है किसको? गंधर्व वेद को। तो आप इस फैक्ट को याद रखेंगे कि साइंस ऑफ म्यूजिक किसे कहा जाता है? गंधर्व वेद को कहा जाता है। और ये किसका उपवेद है? सामवेद का उपवेद है। देखिए, जब वेद लिखे गए थे ना, तो उसको समझना थोड़ा मुश्किल होता था। तो उसके
कुछ पार्ट्स को एक्सट्रैक्ट करके उसके लिए उपवेद भी लिखे गए थे। तो सामवेद को ऐसे म्यूजिक का जनक कहा जाता है, उसमें से बहुत सारे अलग अलग म्यूजिक निकल कर आता है और शिवा का जो तांडव नृत्य है वो सबसे पहला वर्णन हमें सामवेद में ही देखने को मिलता है। तो खैर बाकी के जितने भी स्टेटमेंट्स थे सारे के सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट थे, तो बाकी का हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं। नाट्य शास्त्र की बात करें, इसको भरत मुनि ने लिखा था 200 बीसी से 200 एडी के बीच। इसकी बारे में हमें इसको कंपाइल किया गया था, लगभग कितने 200 साल इधर 200 साल इधर, 400 ईयर्स तक इसको कंपाइल करते रह गए थे। बाद में इसको अभी का जो इसका फॉर्मेट है नाट्य शास्त्र का, इसको पांचवा वेद भी कहते हैं बाय द वे। नाट्य शास्त्र को पांचवा वेद भी बोलते हैं। इसमें जो डांस का म्यूजिक को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए फिर से नाट्य शास्त्र के बारे में आपसे पूछा गया है कि द नाट्य शास्त्र स्पीक्स ऑफ मास्क्स एंड देयर यूज इन थिएटर्स। थिएटर में इसके बारे में बताया गया नाट्य शास्त्र में। वहीं देयर इज नो एविडेंस ऑफ द यूज ऑफ मास्क इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम लोगों को किसी भी तरह के मास्क का यूज नहीं देखने को मिला है। वहीं मैं अगर टेराकोटा मास्क की बात करूं तो 4th सेंचुरी हैव बीन एग्जीक्यूटेड इन ईस्टर्न इंडिया। तो 4th सेंचुरी बैक में हम लोगों को देखने को मिलता है क्या, टेराकोटा का मास्क। तो बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है या फिर कौन सा इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी मतलब कि हाँ, तो ऑप्शन बी यानी कि 2 स्टेटमेंट करेक्ट है। इनकरेक्ट कौन सा स्टेटमेंट है, तो सेकंड जो स्टेटमेंट है उसको इनकरेक्ट माना गया है। यहाँ पे देयर इज नो एविडेंस की जगह एविडेंस है मास्क का। कहाँ पे, इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोगों को मास्क का एविडेंस मिलता है। चलिए अब चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पार्ट की तरफ। तो अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन पार्ट की बात करें तो मास्क हैज यूज अ लॉन्ग हिस्ट्री इन इंडिया। इंडिया के अंदर मास्क का बहुत ही पुराना इतिहास रहा है, कोई नई बात नहीं है। एक्सहिबिशन जो खुदाई है इस बात को दर्शाता है कि जो छोटे और जो हॉलो मास्क होते थे, हॉलो मतलब कि काफी ज्यादा अंदर से खोखले, वो हमको देखने को मिलते हैं कहाँ पे, इंडस वैली सिविलाइजेशन में। इनफैक्ट बिहार अ टेराकोटा मास्क इन द 4th सेंचुरी हैज आल्सो बीन एग्जिबिटेड, मतलब वहां से भी हम लोगों को देखने को मिलता है। नाट्य शास्त्र भी इसके बारे में बात करता है कि कैसे हम इसका इस्तेमाल थिएटर में कर सकते हैं। अगर हम 5वें नंबर क्वेश्चन की बात करें तो आपके सामने क्वेश्चन पूछा गया कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन आर प्रेजेंट इन इंडिया। इसमें से कौन सा ऐसा साइट है जो कि इंडिया में प्रेजेंट है, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट है। धोलावीरा, बनवाली, आलमगीरपुर या फिर मेहरगढ़। क्या 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखिए अब वो दिन चले गए कि अगर आपने किसी एक स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर लिया तो आप इजिली आंसर तक पहुंच सकते थे। अब दौर ऐसा आ चुका है कि आपको सारे ऑप्शंस की सही पुख्ता जानकारी रखनी होगी, तभी आप करेक्ट आंसर की तरफ पहुंच सकते हैं। तो इस लिहाज से प्रीलिम्स थोड़ा सा टफ हो गया। खैर अगर हम देखें तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि मेहरगढ़ जो है वो पाकिस्तान में है। मतलब कि 3 स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए मैंने इसको क्या किया था, अंडरलाइन किया था। चलिए अब अगर हम बात करें तो धोलावीरा, बनवाली और आलमगीरपुर। आलमगीरपुर यूपी में है, धोलावीरा गुजरात में है और इसी प्रकार से बनवाली कहाँ पे, हरियाणा में है। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेहरगढ़ कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। तो आप याद रखेंगे कि मेहरगढ़ नाउ डेज इन पाकिस्तान। वहीं अगर मैं दूसरी ओर बात करूँ तो धोलावीरा कहाँ पे है, धोलावीरा इन गुजरात, वनवाली इन हरियाणा एंड आलमगीरपुर इन उत्तर प्रदेश। तो आप इन साइट्स को अच्छे से याद कर लेंगे और मैं एक मैपिंग सीरीज लेकर आऊंगा आपके सामने और वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि इंडस वैली की कौन से साइट्स किस जगह पे हैं। अगर मैं ऐसे मैप ड्रॉ करूं तो आपको मैं बताऊंगा कि सारे साइट्स के बारे में कि कौन से साइट्स कहाँ पे हैं। इवन आपको जैसे कि पता है कि यहाँ महाराष्ट्र से लेकर अफगानिस्तान तक कुछ इस तरह का ट्रायंगल बनता था इंडस वैली के साइट्स का। तो मैं उसके बारे में भी आपके सामने एक डिटेल वीडियो लेकर आऊंगा। खैर अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम 6ठे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, ट्रिपल हेडेड रॉक कट शिवा, 3 सर वाले जो रॉक कट शिवा हैं वो महेश मूर्ति जिनको बोलते हैं, कैन बी फाउंड ऑन द आइलैंड ऑफ। इनमें से किस आइलैंड पे 3 सर वाले शिवा हम लोगों को देखने को मिलते हैं। क्या वो जगह अजंता है या फिर एलोरा है या फिर एलिफेंटा या फिर मलोबा है। तो ये कौन सा प्लेस है, आइए देखते हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि एलिफेंटा का जो केव है जो कि आइलैंड पे है अरेबियन सी में, वहां पे हमको देखने को मिलता है क्या, 3 सर वाले शिवा का स्टैचू, जिसको कि महेश मूर्ति के नाम से हम जानते हैं। इसको ये मास्टरपीस गुप्ता चालुक्य आर्ट का एक बहुत ही नायाब नमूना है। उसी के साथ साथ मोस्ट इंपोर्टेंट स्कल्पचर इन द केव्स इज त्रिमूर्ति curved in the relief of the back of the cave fencing entrance on the north-south axis. It is also known as त्रिमूर्ति सदाशिवा या फिर महेश मूर्ति।
महेश मूर्ति या फिर त्रिमूर्ति सदाशिवा के नाम से हम इसे जानते हैं। ये 20 फीट ऊंचाई पे है और इसमें 3 सर वाले शिव हमको देखने को मिलते हैं। पंचमुख शिव रिप्रेजेंटिंग पंचमुख शिव। The 3 heads are the said that represent 3 essential aspects of the Shiva: creation, protection and destruction। तो जैसे कि हमें पता है कि शिव या फिर जो हिंदुइज्म या फिर जो सनातन धर्म जिसकी बात करता है कि शिव जो है वो आदि भी हैं, अनंत भी हैं और हमें बहुत सारे तकलीफों से बचाने वाले भी शिव ही हैं। चलिए अगर हम 7वें नंबर क्वेश्चन की बात करें तो गजेंद्र मोक्ष इज अ पुराणिक लेजेंड फ्रॉम द भगवत पुराण। द लेजेंड ऑफन पेंटेड ऑन द टेम्पल पैनल्स। इट हैज बीन सिंबलिकली डिपिक्टेड बाय। इसको कहाँ पे दिखाया गया है जो कि बात करता है किसकी? पुराणिक लेजेंड है गजेंद्र मोक्ष की। तो चलिए ऑप्शंस आपके सामने कुछ इस प्रकार है। विष्णु जी का विष्णु का जो सप्रेशन है असुरों का, असुरों का जो अंत किया था फ्रॉम ऑफ एन एलिफेंट। या फिर जातक कथा है। आपको पता है कि जातक जो है महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म के कहानियों पर बेस्ड है। या फिर शिवा के मेडिटेटिंग करते हुए कोई एक इमेज है या फिर एक ट्रेवलर गाइड है जो कि एलिफेंट और हायर रिम्स के बारे में बात करता है। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर को। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि विष्णु जो असुर का विनाश कर रहे थे, असुरों का नाश कर रहे थे, उसका एक डिपिक्शन है जो कि इसमें दिखाया गया है। चलिए अगर 8 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो पिट्रा ड्यूरा के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है पिट्रा ड्यूरा को लेकर। इट कंसिस्ट ऑफ द सीरीज ऑफ लॉन्ग पिलर्स यूज सपोर्ट ऑफ डोम लाइक स्ट्रक्चर। इस तरह के डोम लाइक स्ट्रक्चर पे इसको बेस्ड होता था। या फिर इट वाज यूज्ड ऑन द लार्ज स्केल द ताजमहल बाय शाहजहां। इसको पिट्रा ड्यूरा को बहुत ही लार्ज स्केल पे शाहजहां के द्वारा यूज किया गया था। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है या फिर दोनों इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए यानी कि पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है लेकिन दूसरा स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट। चलिए पढ़ते हैं दूसरे स्टेटमेंट को। अकबर्स टॉम्ब सिकंदरा नियर आगरा वाज कंप्लीटेड बाय जहांगीर। नूरजहां built the tomb of इत्माद उद दौला एट आगरा। इट वाज कंस्ट्रक्टेड wholly of white marbles with a floral design। तो पिट्रा ड्यूरा उसी को बोलते हैं जब दीवारों पे पत्तियों, पौधे और फलों और फूलों का डिजाइन बनाया जाता है, उसको बोलते हैं पिट्रा ड्यूरा। द पिट्रा ड्यूरा मेथड वाज यूज्ड ऑन लार्ज स्केल इन द ताजमहल बाय शाहजहां। तो लार्ज स्केल में शाहजहां के उसमें किया गया था, लेकिन इसमें क्या पूछा गया आपसे? लार्ज स्केल इन द आई थिंक देयर इज सम टाइपिंग मिस्टेक। सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि तिरुमलईपुरम पेंटिंग्स वेर पैट्रोनाइज्ड अंडर। किसके अंदर इसको पैट्रोनाइज्ड किया गया था? विजयनगर किंगडम, पांड्याज, चोलाज या फिर पल्लवाज। कौन से ऐसे थे जिन्होंने तिरुमलईपुरम पेंटिंग्स को अपने अंदर पैट्रोनाइज्ड किया था? ऑप्शंस आपने देख लिया, आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि पांड्याज ने क्या किया था इसको? साउथ इंडिया के बहुत ही एक इमर्जिंग पावर थे उस टाइम पे, इन्होंने इसको पैट्रोनाइज्ड किया था। तो देखिए पांड्याज ने इनको पैट्रोनाइज्ड किया था। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द मेजर थीम रनिंग कॉमन बिटवीन द सेंट्रल इंडियन एंड राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग। जो सेंट्रल इंडियन पेंटिंग है, राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग है, उसमें क्या ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि हमको कॉमन देखने को मिलती है? दे आर रूटेड इन द इंडियन ट्रेडिशन। क्या इसमें इंडियन ट्रेडिशन, दोनों में हमको इंडियन ट्रेडिशन काफी रूटेड दिखता है, काफी इसकी मजबूत जड़ें दिखती है। या फिर दे यूज लाइट कलर्स थ्रू पोएट्री एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल थीम्स। या फिर दे आर अनअफेक्टेड बाय हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स एंड कैरी अ यूनिक स्टाइल। दे आर हाईली सेकुलर इन नेचर। क्या बहुत ज्यादा अपने नेचर में सेकुलर होते हैं, देखते हैं, मतलब कि किसी खास पार्टिकुलर धर्म की बात नहीं करते हैं। तो सिमिलरिटीज क्या है इसमें? इंडियन ट्रेडिशन को बहुत ही अच्छे से रूटेड है। तो अब ऑब्वियस सी बात है, अगर सेंट्रल इंडिया और वेस्टर्न इंडिया की कोई पेंटिंग है तो उसमें इंडियन ट्रेडिशन तो दिखेगी ही दिखेगी। तो आप देख सकते हैं कि द आर्ट पेंटिंग इन सेंट्रल इंडिया, राजस्थानी और द पहाड़ी रीजन इटीसी इज डीपली रूटेड इन द इंडियन ट्रेडिशन, टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम इंडियन एपिक्स, जो कि कहानियां हैं, रिलीजियस टेक्स्ट लाइक पुराण्स, लव पोएम्स इन द संस्कृत एंड अदर इंडियन लैंग्वेजेस, इंडियन फोक लोर्स एंड वर्क्स इन द म्यूजिकल थीम्स। तो भगवान की चित्र दिखाने, जैसे कि मधुबनी पेंटिंग, मंजूषा पेंटिंग में राम और सीता को जिस तरीके से चित्रित किया जाता था, वैसे ही इसमें भी चित्रित किया जाता था। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन जिसमें कि आज हम लोगों ने डिस्कस किया। क्या डिस्कस किया? आर्ट एंड कल्चर को, आर्ट एंड कल्चर को डिस्कस किया। तो
इसी तरीके से अलग अलग टॉपिक वाइज और यूपीएससी के पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने हम लेकर आते रहेंगे, जहां पे आपको बहुत अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस के साथ साथ उसके सोल्यूशन और सोल्यूशन के साथ साथ उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आपके सामने लेकर आते रहेंगे। अब देखिए, अगर आप एक दिन में 10 क्वेश्चन करते हो और अभी एग्जामिनेशन में 8 मंथ्स है, अगर मैं 8 को 30 से मल्टीप्लाई करूं तो कुल मिला के होते हैं 240 डेज। और अगर इसमें से मैं 40 डेज को निकाल भी लूं, तबीयत खराब होना, फेस्टिवल होना, अब शादियों का मौसम आ रहा था, कजन्स की शादी, तो 200 डेज। अगर मैं 200 को 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो एक और जीरो, यानी कि 2000 क्वेश्चंस आपके आंखों के सामने से गुजर जाएंगे। और 2000 क्वेश्चंस ही नहीं, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँ, हर क्वेश्चन में कम से कम 3 से 4 ऑप्शंस होते हैं, नहीं तो स्टेटमेंट्स होते हैं। तो अगर मैं इसे 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितने हो जाएंगे, 8000, यानी कि 8 के क्वेश्चंस आप देख लेंगे जहां से सारे सब्जेक्ट से। तो मतलब ये है कि आपको तो 100 क्वेश्चंस ही आने एग्जामिनेशन में। तो कहने का मेरा मतलब ये नहीं है कि सारे क्वेश्चंस आ ही जाएंगे एग्जामिनेशन में, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आपको एटलीस्ट सिलेबस कवर हो जाएगा इसके माध्यम से, और आप ये जान जाएंगे कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए फिलहाल इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।